Good afternoon, all of you. Good afternoon. हाँ, today we are going to learn about principle of management. Last time हमने one part complete किया था, अब उसके आगे हम आगे continue करने वाले हैं. So our next topic is Frederick Winslow Taylor. उन्होंने क्या बोला है? उन्होंने जो अपनी थ्योरी दी है, जिसे कहा गया है साइंटिफिक मैनेजमेंट, उसमें क्या कहा गया है कि now exactly what you want your man and to do, and then see to it that they do it in the best and the cheapest way. आप अपने मेंस के लिए अच्छे से वर्क करो, उनको संभालो, तो वो आपका ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन संभाल लेंगे और चीपेस्ट वे में, मतलब कम में बोल सकते हैं, कम सैलरी में भी वो आपको अच्छे से काम करके देंगे. ठीक है, तो हमें क्या करना है, अपने ऑर्गेनाइजेशन को हैंडल करना है. किसके थ्रू? अपने मेंस के, अपने वर्कर्स को, अपने एम्प्लॉयज को अगर हम हैप्पी रखेंगे तो वो अच्छे से काम करेंगे. ठीक है ना? ओके, तो इसी में बताया गया, ये किसके थ्रू बताया गया है? साइंटिफिक मैनेजमेंट के थ्रू. तो उन्होंने क्या बताया? प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट. सबसे पहले होना चाहिए साइंटिफिक मेथड होना चाहिए. कि पहले के टाइम क्या था? रूल ऑफ थंब था, आपने सुना होगा, ट्रेडिशनल मेथड चलता था. तो उन्होंने इस थ्योरी को चेंज किया, उन्होंने साइंटिफिक मैनेजमेंट लेकर आए हैं. उसमें क्या कहा गया है कि जो भी हम वर्क कर रहे हैं उसके पीछे लॉजिक होना चाहिए. ठीक है, कि ये नहीं है कि हम वर्कर से काम डबल करवा रहे हैं और उनको सैलरी बहुत कम दे रहे हैं. नहीं, जिस चीज़ में कैपेबिलिटी है, इफिशिएंसी है, उसके अकॉर्डिंग उसको वर्क करवाना और उसके अकॉर्डिंग ही उसको पेमेंट देना. ठीक है. सेकंड वन है प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन, कि किस पर्सन से हमें क्या वर्क करवाना है और उसको इम्प्लीमेंट होना चाहिए. जैसे कि एक होते हैं स्लो वर्कर और एक होते हैं फास्ट वर्कर. जो फास्ट वर्कर है, काम फास्ट करेंगे तो इसके अकॉर्डिंग उनको पेमेंट भी अच्छी मिलनी चाहिए, और जो स्लो वर्कर है उसी काम को वो डबल टाइम में करेंगे तो सैलरी भी उसके अकॉर्डिंग ही मिलेगी. ठीक है. थर्ड वन है जॉब एनालिसिस. जॉब एनालिसिस में यही आएंगे टाइम स्टडी, मोशन स्टडी एंड वेज सिस्टम स्टडी. ठीक है. तो ये तीनों चीज़ों की हमने जॉब एनालिसिस में स्टडी करने वाले हैं, जो मैंने आपको लास्ट प्रीवियस टॉपिक में भी बताया था कि जॉब एनालिसिस में टाइम स्टडी में क्या होता है कि किसी भी काम को करने के दो टाइम होते हैं. एक होता है स्टैंडर्ड टाइम, एक होता है प्रिस्क्राइब टाइम. स्टैंडर्ड टाइम यही है कि उस काम को नॉर्मल सर्कमस्टेंस में, मतलब सिचुएशन में उसको कंप्लीट करना. एक होता है प्रिस्क्राइब टाइम, मतलब हमने इन एडवांस सोच रखा है कि इस काम को करने में कितना टाइम लगेगा, प्रिस्क्राइब करके रखा हो. ठीक है. फिर होता है मोशन स्टडी. मोशन स्टडी में क्या है कि हमें अननेसेसरी, अनप्रोडक्टिविटी वर्क को इग्नोर करना है ताकि वेस्टेज ना हो सके. किसकी? रिसोर्सेज की और टाइम की. अगर हमें जिस चीज़ की ज़रूरत की नहीं है, अगर हम उसका प्रोडक्शन करेंगे तो दो चीज़ों की वेस्टेज होगी. एक तो रॉ मटेरियल की, टाइम की, और लेबर को जो देने वाले हम वेजेस की. ठीक है ना? तो हमें इसको इग्नोर करना है, रोकना है. ठीक है. मोशन स्टडी में यही बताया जाता है. लास्ट वन है हमारा वेजेस सिस्टम. उसमें क्या है, जो मैंने आपको पहले भी बताया है कि दो टाइप के वर्कर्स होते हैं. एक तो फास्ट वर्क करने वाले और एक स्लो वर्क करने वाले. फास्ट करने वाले जो एक काम करने में अगर 10 घंटे लग रहे हैं, अगर उन्होंने मिनिमम टाइम में एटलीस्ट 8 आवर्स में उसने कंप्लीट कर दिया तो उसको उसके अकॉर्डिंग वेजेस मिलेगी, ज़्यादा मिलेगी, क्योंकि उसने कम टाइम में ज़्यादा प्रोडक्शन किया. और इसके ऑपोजिट वे में सेम वर्क हमने अदर पर्सन को दिया, उसने 10 आवर्स की जगह 12 आवर्स में कंप्लीट किया, ज़्यादा टाइम लगाया, तो क्या हुआ? वेस्टेज तो हो गया टाइम का. ठीक है. तो हम क्या करेंगे, उसको उसके कंपैरिजन कम वेजेस मिलेंगी. क्यों? वेस्टेज हो गया ना रिसोर्सेज का, टाइम में कंप्लीट नहीं किया इस वजह से. ठीक है. नेक्स्ट वन है प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट. क्या क्या है इसके प्रिंसिपल? साइंटिफिक सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग. ठीक है. जो भी हम देख रहे हैं, चीज़ के पीछे हम लॉजिक देख रहे हैं, उसके पीछे हम उसको ट्रेनिंग भी देंगे कि हमें किसी काम को करने की क्या टेक्निक है. अब हर एक पर्सन को तो हर चीज़ का बोल सकते हैं एक्सपीरियंस नहीं है, कुछ काम करने के बाद ही हमें उसकी नॉलेज आएगी. ठीक है. एज ए फ्रेशर अगर मैं कहीं पे ज्वाइन करूँगी तो मुझे क्या चीज़ की नीड है? सबसे पहले ट्रेनिंग. ट्रेनिंग भी दो टाइप की होती है, तो थ्योरिकल और प्रैक्टिकल. थ्योरिकल जो हम भी स्टडी कर रहे हैं तो हमें सिर्फ थ्योरिकल नॉलेज आ रही है. जब मैं उस वर्क को खुद जाके करूँगी तो हमें आएगी उसकी
प्रैक्टिकल नॉलेज, ठीक है, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, ठीक है ना। जो मैं अभी आपको पढ़ा रही हूँ, आपको थ्योरिकल नॉलेज आ रही है। जब आप एज ए फ्रेशर कहीं कंपनी में ज्वाइन करोगे तो आपको प्रैक्टिकल नॉलेज मिलेगी, उसके लिए आपको पहले नीड है प्रैक्टिकल ट्रेनिंग की। सेकंड वन है फाइनेंशियल मोटिवेशन। फाइनेंशियल मोटिवेशन कि ये हमने जो काम कर रहे हैं कुछ सर्टेन टाइम पीरियड के बाद जब हम उसमें ट्रेंड हो जाएंगे, एक्सपीरियंस्ड हो जाएंगे, तो टाइम टू टाइम हमें उसको उसके अकॉर्डिंग हमारे सैलरी में, वेजेस में इंक्रीमेंट होना चाहिए, फाइनेंशियल मोटिवेशन मिलना चाहिए। नहीं तो यही होगा कि हम काम करते जा रहे हैं, हमारा काम तो बढ़ रहा है बट सैलरी इंक्रीमेंट नहीं हो रही है, ठीक है, तो भी डीमोटिवेशन आता है, ठीक है। फाइनेंशियल मोटिवेशन के लिए हमें टाइम टू टाइम अपने वर्कर्स की सैलरी में इंक्रीमेंट करना चाहिए अकॉर्डिंग टू देयर वर्क, कि वो उसमें अगर ट्रेंड हो गए और अच्छे से कर रहे, ऑर्गेनाइजेशन को उससे बेनिफिट हो रहा है तो। थर्ड वन है इकोनॉमिकली। इकोनॉमिकली यही है कि अगर हम किसी चीज़ को, काम को करने की प्रोसीजर में कुछ साइंटिफिक वे लेकर आएंगे, लॉजिक वे में करेंगे तो वेस्टेज नहीं होगी, इकोनॉमिकल कंडीशन इंप्रूव होगी, बेनिफिट होगा। तो दोनों चीज़ों को मतलब बेनिफिट है, एक तो ऑर्गेनाइजेशन को, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन का बेनिफिट होगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा, प्रॉफिट बढ़ेगा, तो एम्प्लॉयज की भी सैलरी इंक्रीमेंट होगी, दोनों को बेनिफिट होने वाला है, इकोनॉमिकली ऑर्गेनाइजेशंस को और वर्कर्स को। नेक्स्ट वन है मेंटल रिवोल्यूशन। मेंटल रिवोल्यूशन में यही है कि हमें उन्हें टाइम टू टाइम ट्रेन करना है, उनको मोटिवेट करना है, और उनको रिवोल्यूशन यही है कि उनको पॉजिटिव थिंकिंग होनी चाहिए अपने वर्क को लेके। मोटिवेट होंगे तो पॉजिटिव वे में सोचेंगे, ठीक है। उनको ये नहीं होना चाहिए कि हाँ सामने वाले के साथ अच्छे से बिहेव कर रहे हैं, मेरे साथ नहीं कर रहे हैं, हमारे साथ पार्शलिटी हो रही है, ठीक है ना। अगर मेंटल रेवोल्यूशन होगा तो पॉजिटिव वे रहेगा, अपने काम को लेके, ऑर्गेनाइजेशन को लेके, दोनों का बेनिफिट होने वाला है, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन के साथ हमारा भी होगा। तो टाइम टू टाइम हमें उनके माइंड को चेक करना है कि किसी चीज को लेके उनमें नेगेटिव थॉट तो नहीं आ रहे हैं, ओके। नेक्स्ट वन टेक्निक ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, जो मैंने आपको बताया। फर्स्ट वन है हमारा टाइम स्टडी। टाइम स्टडी में क्या बताया गया कि किसी भी काम को करने के लिए पर्टिकुलर एक टाइम प्रिस्क्राइब किया गया है। दो टाइप के टाइम्स होते हैं, एक स्टैंडर्ड टाइम और एक प्रिस्क्राइब टाइम, ठीक है। एक टास्क को कंप्लीट करने में कितना टाइम लगता है वही हम टाइम स्टडी में लर्न करते हैं। सेकंड वन है मोशन स्टडी, जिसमें है रिमूविंग वेस्टेज ऑफ द रिसोर्सेज, कि हमें अगर लग रहा है कि जितनी नीड है हम इतना ही प्रोडक्शन करेंगे, ज़्यादा कर लेंगे तो ऑफकोर्स वेस्टेज हो जाएगा, रॉ रिसोर्सेज का भी और कॉस्ट का भी, तो इसको हमें रिमूव करना है। लास्ट वन है डिफरेंटल वेज रेट, जो मैंने अभी आपको बताया कि दो टाइप के वर्कर्स होते हैं, एक तो स्लो वर्क करने वाले और एक फास्ट वर्क करने वाले, ठीक है। जो जैसे वर्क करेगा उसके अकॉर्डिंग ही उसको वेजेस मिलनी चाहिए। अगर हम कुछ उसमें डिफरेंस नहीं रखेंगे, स्लो वाले को भी इतना ही दे रहे हैं और फास्ट करने वाले को इतना दे रहे हैं, तो इससे तो कोई फायदा होने वाला नहीं है कि नेक्स्ट टाइम तो फिर फास्ट वर्क करने वाला भी स्लो ही में ही करेगा, वेस्टेज ऑफ टाइम हो जाएगा, ठीक है। और रिसोर्सेज भी कई होते हैं कि खराब हो जाएंगे अगर हम उसको लंबे टाइम तक चलाएंगे काम करने में। जैसे आपको पता है मिल्क प्रोडक्ट है, ठीक है ना, मिल्क प्रोडक्ट का आपको पता है कि एक पर्टिकुलर टाइम होता है, उससे ज़्यादा वो टाइम तक वो टिक नहीं सकते हैं, ठीक है। और अगर वही प्रोडक्ट का प्रोडक्शन करने में हम बहुत टाइम लगाएंगे तो ऑफकोर्स है खराब होने के चांसेस हैं। जैसे कि आपने देखा मिल्क प्रोडक्ट होते हैं, दही हो गया, छाछ हो गई, लस्सी हो गई, इनका प्रोडक्शन करने में बहुत लंबा टाइम लग गया और मार्केट तक पहुंचने में टाइम लग गया, तो उनकी जो टाइम पीरियड होता है वो ओवर हो जाएगा, खराब हो जाएगा। तो किसका लॉस है? ऑफकोर्स ऑर्गेनाइजेशन का है, सेलर का है, ठीक है ना। तो ये सब नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट वन है हेनरी फ्योल। हेनरी फ्योल का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, जिनको फादर ऑफ मैनेजमेंट भी कहा गया है, ठीक है। हेनरी फ्योल ने 14 प्रिंसिपल दिए थे, बट उससे पहले कुछ एक्टिविटीज उन्होंने बताई हैं। और ये इन्होंने कब दिया था? प्रिंसिपल्स कब आए थे? 1960 में। फर्स्ट वन एक्टिविटी है टेक्निकल एक्टिविटी। अभी टेक्निकल एक्टिविटी है तो किससे रिलेटेड हो गया टेक्निकल एक्टिविटी? टेक्नोलॉजी, मशीन्स, ठीक है। नेक्स्ट वन है उसके बाद कमर्शियल। कमर्शियल एक्टिविटी हो गई परचेज से, सेल से, ऑफिस रिलेटेड। नेक्स्ट वन है फाइनेंशियल एक्टिविटी, फाइनेंस से रिलेटेड हो गई, कैपिटल्स, फंड्स,
नेक्स्ट वन है सेफ्टी। सेफ्टी किसकी बात हो रही है? ऑफकोर्स एम्प्लॉयज की, वर्कर्स की। नेक्स्ट वन है अकाउंटिंग एक्टिविटी। अभी आप अकाउंट सीख रहे हो तो अकाउंटिंग एक्टिविटी में हम क्या करते हैं? रिकॉर्ड ऑफ द ऑल एंट्रीज, ठीक है, कितने एक्सपेंसेस हैं, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, ये सब का हम रिकॉर्ड रखने वाले हैं। लास्ट वन है मैनेजमेंट एक्टिविटी। ऑफकोर्स जो हम स्टडी कर रहे हैं मैनेजमेंट में, वन प्रोसीजर, फर्स्ट स्टेप क्या हमारा? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, स्टाफिंग एंड कंट्रोलिंग। तो ये सब एक्टिविटी है। फिर उसके बाद आने वाला है द मेन इंपॉर्टेंट, जो आपके बोर्ड एग्जाम में आने के हायर चांसेस हैं, 14 प्रिंसिपल्स, जो इसमें से कोई भी एक आपके एग्जाम में आ सकता है। डायरेक्टली आपको 14 प्रिंसिपल एक साथ नहीं पूछेंगे, कोई भी आपको एक पर्टिकुलर टॉपिक दिया जाएगा। द मोस्ट ऑफ द टाइम मोस्टली जो आता है यूनिटी ऑफ कमांड, बोर्ड एग्जाम में मोस्ट ऑफ द टाइम ये रिपीट हुआ है और अभी भी आने के चांसेस हैं। बट फर्स्ट वन हमारा है डिवीजन ऑफ वर्क, ठीक है, डिवीजन ऑफ वर्क। नेम में ही हमें पता चल रहा है कि काम को हमें डिवाइड करना है, बट कैसे डिवाइड करना है? अकॉर्डिंग टू द पर्सन, कौन सा पर्सन किस काम में कैपेबल है, उसकी क्या कैपेसिटी है, फिजिकली और मेंटली दोनों टाइप से हमें चेक करना है, ठीक है। ये नहीं कि हमें लेबर का वर्क करवाना है, नहीं, कुछ वर्क होते हैं जिसके मेंटली कैपेबिलिटी भी होनी चाहिए। तो डिवीजन ऑफ वर्क में हम काम को इसके अकॉर्डिंग ही डिवाइड करेंगे। नेक्स्ट वन है अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी एक बोल सकते हैं कॉइन के दो पहलू हैं, ठीक है। अगर हमें मुझे अथॉरिटी मिली है और अगर मुझे उसके साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दी जाएगी तो मैं अपने अथॉरिटी का मिसयूज भी कर सकती हूँ, और अगर मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है और मुझे अथॉरिटी नहीं दी गई तो भी मैं वर्क कंप्लीट नहीं कर पाऊंगी। तो दोनों चीज़ें होनी ज़रूरी चाहिए, ठीक है ना। अथॉरिटी के साथ मुझे अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाएगी तो ही वर्क प्रॉपरली हो पाएगा, किसी भी चीज़ का मिसयूज नहीं हो पाएगा। डिसिप्लिन, जैसे कि डिसिप्लिन हर जगह बहुत ज़रूरी है, तो ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है। ये नहीं है कि टॉप मैनेजमेंट ने सिर्फ मिडिल लेवल को दे दिया, मिडिल लेवल ने बॉटम लेवल को दे दिया। एक दूसरे के साथ कनेक्शन होना चाहिए और डिसिप्लिन वे में होना चाहिए कि अगर टॉप लेवल ने मिडिल लेवल को कुछ वर्क दिया है तो टाइम टू टाइम उन्हें उसकी रिपोर्ट देनी है, चेक कर रहे हैं और उनको रिपोर्ट करना है कि ये काम प्रॉपरली हुआ है या नहीं हुआ, डिसिप्लिन वे में। यूनिटी ऑफ कमांड, जो मोस्ट ऑफ द टाइम एग्जाम में आता ही है, बोर्ड ऑफ एग्जाम में आपका आएगा कि यूनिटी ऑफ कमांड में क्या है कि पर्टिकुलर एक बोल सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन में एक डिपार्टमेंट में एक ही हेड होगा, एक टाइम पे एक वर्कर को कमांड देने वाला एक ही पर्सन होगा। एक से ज़्यादा अगर बहुत सारे लोग मिलके उनको ऑर्डर देंगे तो वो कंफ्यूजन क्रिएट होने वाला है कि वो एक पर्सन का सुने या नेक्स्ट वन का सुने, ठीक है। तो यूनिटी ऑफ कमांड में यही बताया गया कि एक पर्सन के ऊपर ऑर्डर देने वाला पर्सन एक ही होता है। फिर नेक्स्ट वन है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, इसके भी आने के चांसेस हैं, अगर वो नहीं आएगा तो ये आ सकता है। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन में क्या है, जैसे कि एक पर्सन के ऊपर ऑर्डर देने वाला एक ही पर्सन है, ठीक है, एक वर्कर के ऊपर एक ही हेड है, तो एक ही हम प्लानिंग करेंगे, एक ही उसको डायरेक्शन देंगे कि आपको एक टाइम पे एक ही पर्टिकुलर आपको एक रिपोर्ट तैयार करनी है, इस एरिया में ही आपको वर्क करना है। एक टाइम पे मैं आपको 10 काम नहीं बोल सकती कि आप ये रिपोर्ट भी करो, ये भी करो, कंफ्यूजन क्रिएट होगी, ठीक है, और मिसमैच हो जाएगा, इधर का उधर हो सकता है। तो इसलिए यूनिटी ऑफ डायरेक्शन में यही बताया गया है, जब एक बॉस है तो आपको डायरेक्शन वो एक ही तरफ देगा, एक ही आपको बोलेगा, एक टाइम पे एक आपको काम करना है, ठीक है। फिर है नेक्स्ट वन सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट। तो इसमें क्या है कि ऑर्गेनाइजेशन में हमें पहले अपना इंटरेस्ट नहीं देखना है, पहले अब ऑर्गेनाइजेशन का इंटरेस्ट देखना है। मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, जिस हम डिपार्टमेंट पे वर्क कर रहे हैं उसका मेन मोटिव क्या है। अगर मैं सेल्स डिपार्टमेंट में हूँ तो मेरे जो डिपार्टमेंट का मेन गोल क्या है, सेल टारगेट को इंक्रीज करना। ये नहीं है कि मुझे बीच में अगर कुछ लग रहा है कि मुझे लीव चाहिए मैं उस पर निकल जाऊँ, नहीं, मुझे पहले अपने वर्क को कंप्लीट करना है। ऑर्गेनाइजेशन का बेनिफिट होना चाहिए, उसको प्रॉफिट होना चाहिए, हमें अपने इंटरेस्ट को साइड में रखना है, पहले ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट को फुलफिल करना है, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन का इंटरेस्ट फुलफिल होगा तो हमें बेनिफिट होने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट वन है रेम्यूनरेशन ऑफ पर्सनल। रेम्यूनरेशन ऑफ पर्सन मतलब एम्प्लॉयज की रेम्यूनरेशन, सैलरी।
जो मैंने आपको बताया कि सैलरी कैसे होनी चाहिए, उनके वर्क के अकॉर्डिंग, कौन कितना वर्क कर रहा है, कितना इफेक्टली कर रहा है, वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज नहीं होना चाहिए और टाइम पे कंप्लीट होना चाहिए। कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा वर्क कंप्लीट होना चाहिए, ज़्यादा प्रोडक्शन होना चाहिए ताकि ऑर्गेनाइजेशन को उसका बेनिफिट हो सके। सो नेक्स्ट वन है स्केलर चेन। स्केलर चेन में क्या है कि एक चेंज होती है, मतलब कि डायरेक्टली टॉप मैनेजमेंट से हम बॉटम लेवल पे नहीं आ सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप हमें एक दूसरे से कनेक्टेड है। ठीक है, टॉप लेवल मिडल लेवल से कनेक्टेड है, मिडल लेवल किससे कनेक्टेड है, बॉटम लेवल से। ठीक है, डायरेक्टली हम टॉप लेवल से बॉटम लेवल पे नहीं आ सकते और बॉटम लेवल से डायरेक्टली टॉप लेवल पे नहीं जा सकते, एक दूसरे से हम कनेक्टेड है। फिर है ऑर्डर। तो ऑर्डर आपको पता है कि राइट प्लेस पे हमें राइट ऑर्डर देना है। ठीक है, ऑर्डर देने वाले कौन है, सबसे पहले तो है टॉप लेवल। टॉप लेवल किसको ऑर्डर देंगे, मिडल लेवल को, और मिडल लेवल किसको देंगे, बॉटम लेवल को। ठीक है, जैसे मैंने आपको बोला था कि एक चैन बनी हुई है, सेंट्रलाइज वर्क होना चाहिए, डिसेंट्रलाइज नहीं होना चाहिए, तो ऑर्डर भी प्रॉपरली मिलना चाहिए, उसका भी मिसयूज नहीं होना चाहिए। फिर है नेक्स्ट वन इक्वालिटी। इक्वालिटी वर्क को लेके भी होनी चाहिए। ठीक है, काम प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए, ये नहीं है एक के ऊपर बहुत ज्यादा वर्कलोड हो गया, नेक्स्ट वन को हमने कुछ दिया नहीं है। जैसे मैंने बोला था, जो पर्सन जिस काम में कैपेबल है उसके अकॉर्डिंग हमें काम डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो काम के साथ साथ उनके सैलरी वेजेस में भी इक्वालिटी होनी चाहिए और सबको रिस्पेक्ट भी मिलनी चाहिए, तभी तो पॉजिटिव इन्वायरमेंट रहेगा वर्क में। फिर है स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल ट्यूमर। इसमें क्या है कि हर चीज में हमें स्टेबिलिटी चाहिए। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बोला पॉजिटिव इन्वायरमेंट रहना चाहिए, उसके साथ उनको वर्क में इंटरेस्ट रहना चाहिए, रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए, नॉलेज मिलनी चाहिए, तभी तो ऑर्गेनाइजेशन और डेवलप हो पाएगी। फिर है नेक्स्ट वन इनिशिएटिव। इनिशिएटिव में क्या होगा, एनीवन आइडिया? इनिशिएटिव मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था, इनिशिएटिव का मीनिंग क्या है। इनिशिएटिव में बेटा यही बताया गया है कि हमें इंकरेज करना है वर्कर्स को, वो अच्छे से काम कर सके, इनिशिएटिव दिखा सके अपने वर्क को, बस। और उसमें क्या है, नेक्स्ट वन है स्पिरिट डी क्रॉप। मतलब मैंने आपको बताया था कि एक बोल सकते हैं इनकरेजमेंट होगा, काम अच्छे से हो, एकता होनी चाहिए काम करने के लिए, बोला ना यूनिटी इन डाइवर्सिटी, सुना है आपने। ठीक है ना, तो हमें ये किस में दिखानी है, अपने काम में दिखानी। ठीक है ना, ऑर्गेनाइजेशन तभी अच्छे से डेवलप हो पाएगी जब हम यूनिटी में वर्क करेंगे। एक पर्सन अकेले वर्क कर रहा है और एक ग्रुप में वर्क कर रहा है, दोनों में डिफरेंस है। ग्रुप में करेंगे तो जल्दी होगा और न्यू न्यू आइडियाज आएंगे, अकेला करेगा तो ज्यादा टाइम लगेगा। तो एक अकेला दिमाग काम कर रहा है और एक बहुत सारे लोगों का मिलके दिमाग काम कर रहा है, तो डिफरेंस आ जाए ना। ठीक है ना, जैसे मैंने आपको एग्जांपल भी दिया, कई टाइम प्रोजेक्ट करते हैं तो प्रोजेक्ट करने के लिए हम अगर ग्रुप में कर रहे हैं तो बहुत सारे आइडियाज आ रहे हैं, और एक पर्सन अकेला कर रहा है तो एक ही इंसान का दिमाग चल रहा है। चलो फिर नेक्स्ट वन है जिन्हें कहा गया है मॉडर्न मैनेजमेंट के फादर। कौन है? पीटर ड्रकर। ठीक है, उन्होंने जो अपनी मैनेजमेंट थ्योरी दी है, इसमें उन्होंने स्पेशली क्या बोला गया, एक तो स्ट्रेस मैनेजमेंट के बारे में, एक ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट के बारे में, इसलिए इनको कहा गया है फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट। ठीक है, इनकी जो थ्योरी है उसको बोलते हैं मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, MBO। और इन्होंने कौन सी ईयर में दी थी? 1909 से लेके 2005 में। ठीक है, जो आजकल आप बहुत ज्यादा मतलब बोल सकते हैं ट्रेंड में है, फेमस है। जैसे कि हम MBA डिफरेंट फील्ड में करते हैं, मैनेजमेंट में करते हैं, एक आता है HR। ठीक है ना, HR मैनेजमेंट है, HR डिपार्टमेंट, मैंने आपको एग्जांपल्स दिए हैं। HR डिपार्टमेंट होता है तो उसमें अगर मैं एम्प्लॉयज रखूंगी तो जिनकी इसमें बोल सकते हैं एक्सपर्ट है, नॉलेज है। ठीक है ना, HR डिपार्टमेंट में वही आएंगे जिनको इस डिपार्टमेंट के बारे में नॉलेज है। ठीक है, HR में होता क्या है, मैंने आपको अभी लास्ट प्रीवियस जो टॉपिक पढ़ाया था उसमें HR मैंने आपको बोला था कि इस टॉपिक को हम HR भी बोल सकते हैं, स्टाफिंग। अगर आपको याद होगा तो स्टाफिंग को ऑर्गेनाइजेशन में हम HR भी बोलते हैं, पता है ना। जो अभी हमारा रिसेंटली टॉपिक चल रहा था स्टाफिंग को ऑर्गेनाइजेशन में क्या बोलते हैं? HR, ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट।
तो उसमें क्या होता है कि राइट प्लेस पे राइट पर्सन को अपॉइंट करना, ठीक है ना। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया एचआर डिपार्टमेंट है, तो उसमें जो भी मैं एम्प्लॉयज लूंगी तो उस फील्ड में वो क्वालिफाइड होने चाहिए, एक्सपर्ट होने चाहिए, जिन्होंने एमबीए किया है इन एचआर, ठीक है। स्ट्रेस मैनेजमेंट, अभी स्ट्रेस मैनेजमेंट में क्या होता है, नाम में ही आपको पता चल रहा है स्ट्रेस वर्ड की बात हो रही है। तो एम्प्लॉयज को किस बात में किस जगह पे आपको स्ट्रेस हो सकता है। ऑफ कोर्स एज ए फ्रेशर आप कहीं ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करोगे तो आपको थ्योरिकल नॉलेज तो है, बट उसके साथ आपको प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है, तो एक ये रीजन बन सकता है स्ट्रेस का, ठीक है। तो आपको पहले क्या नीड है, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग की। फिर साथ में न्यू इन्वायरमेंट है, ऑफ कोर्स न्यू एम्प्लॉयज हैं, साथ में एक्सपीरियंस स्टाफ है, तो हो सकता है कि आपको टाइम लगे, तो ये भी एक रीजन बन सकता है स्ट्रेस का। तो ये सिचुएशन को हैंडल करना और एम्प्लॉयज में कॉन्फ्लिक्ट्स ना हो, उनको प्रॉपरली ट्रेनिंग मिले, ये सब डिफिकल्टीज को दूर करने के लिए उन्होंने ये थ्योरी दी थी स्ट्रेस मैनेजमेंट, ठीक है। तो इसलिए इनको कहा गया है फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट, पीटर डाकर को, ठीक है। सो लास्ट वन समरी, टेलर्स वर्सेस फ्योल, हेनरी फ्योल। तो आप अपने व्यूज दो कि आपको किस राइटर की थ्योरी ज्यादा इफेक्टिव लगती है, कि ज्यादा यूज होनी चाहिए, टेलर की या फ्योल की। Which one is a correct in your mind? So Taylor. देखो मैं तुम्हें बता दूं, हेनरी फ्योल की जो थ्योरी है वो ज्यादा फेमस है। 14 प्रिंसिपल जो अभी आप पढ़ रहे हो आपके कॉलेज में भी आगे काम आएगा, बीकॉम, बीबीए, इवन द एमबीए, हेनरी फ्योल के ही प्रिंसिपल्स सेम आने वाले एज इट इज 14 प्रिंसिपल। तो ज्यादा फेमस ही है हेनरी फ्योल 14 प्रिंसिपल। क्यों? क्योंकि इसमें डिवीजन ऑफ वर्क भी आ रहा है, यूनिटी ऑफ कमांड भी आ रहा है, डायरेक्शन भी आ रहा है, रेम्यूनरेशन की बात हो रही है, इक्वालिटी की भी बात हो रही है, मतलब हर एक पॉइंट ऑफ व्यू आ रहा है जो ऑर्गेनाइजेशन में हर पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो मेरे व्यूज से देखा जाए तो हेनरी फ्योल इज बेटर कंपैरिजन ऑफ टेलर, ठीक है। सो फिनिश हो गया। थैंक यू ऑल ऑफ यू।